हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस सबसे प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। आज मैं भोजन एवं पोषण यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन यूथ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को लेके आई हुई हूँ, क्योंकि हमने अपने चैनल पे बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पार्ट के यूथ प्रैक्टिस के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सबको करा दिया है। यूथ प्रैक्टिस का चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास वाला पार्ट जो है मैंने अपने चैनल पे डन करा दिया है, वो पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने एक कम्युनिटी टैब पे पोल भी दिया हुआ था कि कौन सा प्रैक्टिस कराऊँ मैं आप सभी को, फूड एंड न्यूट्रिशन का कराऊँ कि टेक्सटाइल का या फिर मैनेजमेंट का। तो आप लोगों ने दिया हुआ है भोजन एवं पोषण को ज़्यादा वोट मिले हैं। आई थिंक 64% या 65% वोट मिले हैं। सबसे ज़्यादा भोजन एवं पोषण को ही मिले थे, इसलिए मैं भोजन एवं पोषण की सीरीज को ही कंटिन्यू करूँगी। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। हम रोज़ शाम 4 बजे मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के पहले मैं रोज की तरह आपको मोटिवेट करना चाहूँगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। हमें बिल्कुल पॉजिटिव बने रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई करते रहनी है। जब भी एग्ज़ाम हो, हमारा अभी अभी नेट का एग्ज़ाम बीता है और उसके बाद अभी देखिए हो सके तो DSSB वाला एग्ज़ाम 1 मंथ के अंदर ही हो जाए। न्यू वैकेंसी भी आ रही है DSSB की, तो हम सबकी तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज 15 मार्च है, आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको इसमें बोल दिया। हो सकता है आपको सुनने से याद रह जाए चीज़ें। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। हमें बिल्कुल रिवीजन करते रहना है, क्योंकि पढ़ने का एक बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करना। रिवीजन के द्वारा ही हम अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं हम सबको याद तो नहीं कर सकते। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ही पढ़ाई करने का एक बेस्ट तरीका होता है। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। ओके, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ए कह रहा है कच्ची मछली और मांस का टिक्का, बी कह रहा है अंडे, सी कह रहा है दालें और डी कह रहा है उक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है की बात की जा रही है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी होगा, दालें और भूरा चावल। आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा हो कि मैम जो है क्वेश्चन का आंसर गलत बता रही हैं? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि जब भी उच्च प्रोटीन की बात की जाती है, तो हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन की जब भी बात की जाती है, तो हम नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं, लाइक आपके एग, फिश, मांस का टिक्का। लेकिन यहाँ पे भोजनों का संयोजन यानी कि 2 भोजनों को मिलाने की बात की जा रही है। जब हम 2 प्रकार के भोजन को मिलाते हैं, तब पूछा जा रहा है कि गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है कौन? सिंगल की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्टिंग है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कच्ची मछली और मांस का टिक्का। कच्ची मछली अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन है, इसके साथ किसी को मिलाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है, और मांस का टिक्का भी अपने आप में एक कंप्लीट प्रोटीन है। अंडा भी अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन, लेकिन दाल और चावल ये दोनों अपने आप में इनकम्प्लीट है। हम जब इन दोनों को मिलाते हैं तब जाके कंप्लीट प्रोटीन प्राप्त होता है। यही कारण है कि हम इंडियन दाल और चावल एक साथ खाते हैं। जो वेजिटेरियन है वो लोग क्या है, दाल चावल एक साथ खाते हैं प्रोटीन प्राप्त करने के लिए, कंप्लीट प्रोटीन पाने के लिए ही दाल और चावल एक साथ खाते हैं। बिकॉज चावल में मिथ्योनिन पाया जाता है और दालों में जो है लाइसिन पाया जाता है। ये दोनों मिलकर के अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसलिए हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं? ए कह रहा है 5, बी कह रहा है 6, सी कह रहा है 7 और डी कह रहा है 8। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में चरण की बात हो रही है, तो किसी किसी बुक में हमको 5 मिलता है और किसी किसी बुक में 4 मिलता है। तो 4 या 5 में से हमें 5 वैल्यू मिल जाती है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? अपोषणीय भोज्य पदार्थ की बात करें तो वो ये अपोषणीय भोज्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको खाने से हमें कोई पोषण नहीं प्राप्त होता है, अपोषणीय भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? क्या फोर्टिफाइड फूड होते हैं, फूड सप्लीमेंट होते हैं, फर्मेंटेड फूड होते हैं या फूड एडिटेटिव होते हैं? तो फोर्टिफाइड फूड की बात की जाए तो फोर्टिफाइड फूड
ऐसे फूड होते हैं जिसकी कमी हो, जैसे जिस व्यक्ति में जिसकी कमी हो उसकी पूर्ति के लिए दिए जाते हैं, वो फोर्टिफाइड फूड होते हैं। फूड सप्लीमेंट ऐसा फूड होता है जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देनी है, उसके जगह पे वो ना दे के कोई और चीज़ दें और उससे भी सेम पोषण उसको प्राप्त हो, जैसे जिससे पहले वाले से जो पोषण मिलना था वो हम नहीं दे रहे हैं और दूसरा चीज़ दे रहे हैं, और जो पहले वाले से उसको पोषण मिलना था वही पोषण उसको उस फूड से भी मिले, उसे हम फूड सप्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो बीमार है और उसको डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं, आप मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि ये दवाई दे दीजिए, और मेडिकल स्टोर वाला बोलता है कि मैम ये नहीं है, इसके जगह पे हम ये दे दें। तो अगर आपको जानकारी होती है तो आप बोलेंगे कि हाँ, हाँ, ठीक है, दे दीजिए। लेकिन अगर जानकारी नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि नहीं, नहीं, हमको ये नहीं चाहिए भैया, रहने दीजिए आप, हमको जो डॉक्टर ने लिखी है वही चाहिए। तो जो मेडिकल स्टोर होता है, वो हमको जो दवाई दे रहा होता है, वो उसी दवाई के स्थान पे किसी और कंपनी की दवाई हमको बोलता है कि ये उसी की जगह पे वही दवा है, बस कंपनी अलग है। तो उसको हम फूड सप्लीमेंट कह सकते हैं। फर्मेंटेड फूड जैसे हम दालों को फर्मेंटेड करते हैं, उसमें विटामिन बी समूह को इन्हेंस करने के लिए, अगर किसी पदार्थ में उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम चीज़ों को फर्मेंटेड करते हैं, उस प्रकार के फूड को हम फर्मेंटेड फूड कहते हैं। फूड एडिटिव बेसिकली वो पदार्थ होते हैं जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, जिनसे हमें किसी प्रकार का पोषण नहीं प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन इज द ए। अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 49 माह की उम्र के बच्चों में किया जाता है, और इसका रीजन है आहार की कमी के सदुपयोग में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। तो ये बात की जा रही है किसकी? 6 से 49 माह की। 6 माह से 49 माह की बात करें तो 49 माह मतलब कितना हो जाएगा आपका? लगभग 5 साल। 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चों की बात की जा रही है। तो अकाल के समय में एक जनसमुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों में किया जाए। ये बात तो सही है बिल्कुल, और इसका रीज़न है कि आहार की कमी के सदुपयोग में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। कुपोषण के लक्षण भी सबसे पहले जो है छोटे बच्चों में ही विकसित होते हैं। तो राइट, दोनों ही राइट है, स्टेटमेंट और रीजन। तो हम देख लेते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है हमारा। इसका ऑप्शन तो मैंने दिया नहीं है, ऑप्शंस नहीं लिया है मैंने। वैसे ये दोनों बातें सही हैं, तो जिसमें ए और आर दोनों सही होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही होगा जिसमें, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। जो ऐसे भोजन की बात की जा रही है, ऐसे फूड की बात की जा रही है जो पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः जो है अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। ए कह रहा है मृदु भोजन, बी कह रहा है पूर्ण द्रव भोजन, सी कह रहा है स्पष्ट द्रव भोजन, और डी कह रहा है नियमित भोजन। तो स्पष्ट द्रव भोजन, ट्रांसपेरेंट भोजन जो है, वह पोषण भोजन जो एक पोषण दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, वो अस्पष्ट द्रव भोजन है। लाइक जल को भी आप ले सकते हैं। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। क्या परिभाषित है? ए कह रहा है पोषण, बी कह रहा है खाद्य विज्ञान, सी कह रहा है पथ्य, और डी कह रहा है पोषण। तो शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में पोषण विज्ञान को परिभाषित किया जाता है। हम पोषण विज्ञान को पढ़ते ही हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन हमारा एक पार्ट ही है होम साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम में लगाएं। एक है विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, दूसरा है मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना, उपलब्धि और परिणाम के बारे में लिखना, 4 है नमूनों, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, और 5 है सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन को सही क्रम में लगाना है। और इसमें जब राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी हम करते हैं तो सबसे पहले जो हमें क्या करना चाहिए,
मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना चाहिए हमको सबसे पहले। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? दूसरे नंबर में है। पहला हो गया हमारा। इसके बाद हम देखें कि सूचकों के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचक जो होंगे उनका हम निर्धारण करेंगे, फिर उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे, फिर थर्ड नंबर पे हम विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करेंगे, फोर्थ नंबर पे हम नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करेंगे, और फिफ्थ नंबर पे हम उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखेंगे। तो राइट ऑप्शन इस प्रकार से हमारा बना है दूसरा, पांचवा, पहला, चौथा और तीसरा। तो हम देख लेंगे कि दूसरा, पांचवा, पहला, चौथा और तीसरा किस में है। तो हम लास्ट से मिलाते हैं। सबसे लास्ट में हमारा तीसरा आया है और सबसे पहले हमारा दूसरा आया है। लास्ट से मिलाना स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं कि किसके किसके लास्ट में तीसरा है। ए के लास्ट में तीसरा है, इसको हम चेक कर सकते हैं। बी में लास्ट में पांचवा है तो ये ऑप्शन कट गया। सी में लास्ट में चौथा है तो ऑप्शन कट गया। अब ए और डी में हमें देखना है। और उसके बाद हमारा कौन सा आया था? उसके बाद हमारा आया था चौथा, नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना। तो हम देख लेते हैं कि लास्ट से चौथा किस में दिया हुआ है। तो पांचवा दिया हुआ है इसमें। ए में देखिए पांचवा दिया हुआ है। डी में हमारा लास्ट ऑप्शन, डी में देखिए यहाँ पे चौथा दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन बना था दूसरा, पांचवा, पहला, चौथा और तीसरा, क्योंकि हम सबसे पहले मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करेंगे। उसके बाद हम सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, फिर उसके बाद विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना था। उसके बाद हम चौथे नंबर पे नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करेंगे, और फिफ्थ नंबर पे उपलब्धियों और परिणामों के बारे में हम लिखेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। ए कह रहा है मुंह में, बी कह रहा है आमाशय में, सी कह रहा है छोटी आंत में और डी कह रहा है बड़ी आंत में। तो जो पोषक तत्वों का सबसे ज्यादा अवशोषण क्या मुंह में होता है? नहीं, मुंह में तो जो है पाचन स्टार्ट होता है, यहाँ पे तो शुरू ही होता है। तो ए ऑप्शन कट गया। आमाशय में होता है तो जी नहीं, आमाशय में तो प्रोटीन का पाचन होता है स्पेशली रूप से, तो ये ऑप्शन भी कट गया। बात करें छोटी आंत की, तो पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि इसमें विलाई और माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, इसलिए छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पोषक तत्वों का सबसे अधिक अवशोषण होता है। तो राइट ऑप्शन इज द सी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्या है? ए कह रहा है निद्रा, बी कह रहा है व्यायाम, सी कह रहा है पोषण और डी कह रहा है स्वच्छता। तो बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ये सब इम्पॉर्टेंट है बच्चों के विकास के लिए, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन को चुनना है। तो हम सबसे पहले जो है पोषण को चुनेंगे, न्यूट्रिएंट्स को चुनेंगे, क्योंकि अगर पोषण नहीं होगा तो बच्चे को ना ही अच्छी तरह से नींद आएगी, ना ही वो व्यायाम कर पाएगा और ना ही वो अपने आप को स्वच्छ रख पाएगा। तो बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है पोषण। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। ए कह रहा है दबाव द्वारा पकाने, प्रेशर कुकिंग से, बी कह रहा है भूनने से, सी कह रहा है उबालने से और डी कह रहा है कि तलने से। तो पोषक तत्वों का धारण की बात की जा रही है। पोषक तत्वों के धारण से मतलब होता है कि जो पोषक तत्व भोजन में विद्यमान है वो बिना नष्ट हुए पकाने के बाद भी उतने ही विद्यमान रहें। पोषक तत्वों का धारण का मतलब यही होता है। तो इसमें से हमें ऑप्शन को चुनना है कि राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा। इस क्वेश्चन में ट्विस्टिंग है, ट्विस्टिंग को हम ध्यान देंगे। अगर प्रेशर कुकिंग से पकाना नहीं रहता, दबाव द्वारा पकाना, प्रेशर कुकिंग से पकाना नहीं रहता, तो हमारा राइट ऑप्शन सी होता, उबालने से होता। लेकिन दबाव द्वारा पकाने, प्रेशर कुकिंग की विधि को दिया गया है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है सी ना होकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रेशर कुकर द्वारा पकाना। अगर ये नहीं रहता तो हम उबालने से, बॉइलिंग से राइट ऑप्शन को मान लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है
एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीनीकरण के लिए करता है। सी कह रहा है कि एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ उनके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। तो पोषण बेसिकली वो प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो राइट ऑप्शन इज द डी। भोजन के गैर पोषणी घटक हैं कौन कौन से हैं? रेसे या रफेज, बी कह रहा है जल, सी कह रहा है वर्ण यौगिक और डी कह रहा है कि उक्त सभी। तो भोजन के गैर पोषणी घटक में जो ये सभी आते हैं, रेसे और रफेज, वर्ण यौगिक और जल। तो राइट ऑप्शन इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइडजिल टेस्ट की बात हो रही है, तो क्या ये भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है? बी कह रहा है भोजन के प्रोटीन का अनुमान से संबंधित है, सी कह रहा है भोजन में वसा का मूल्यांकन से संबंधित है और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्राइडजिल टेस्ट जो है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। राइट ऑप्शन इज द ए। भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? ए कह रहा है शारीरिक कार्य, बी कह रहा है सोशल सामाजिक कार्य, सी कह रहा है साइकोलॉजिकल फंक्शन मनोवैज्ञानिक कार्य और डी कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भोजन क्या होता है। भोजन तो वो होता है जो व्यक्ति खाता है, व्यक्ति द्वारा पचाया जाता है और व्यक्ति को जीवित रखता है, व्यक्ति की वृद्धि करता है, उसे हम भोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑल ऑफ द अबव होगा क्योंकि शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य तीनों की बात हो रही है। साइकोलॉजिकल, सोशल और फिजिकल तीनों प्रकार के फंक्शन की बात की जा रही है। तो राइट ऑप्शन इज द डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। MRP ऑन प्रोडक्ट मीन्स किसी उत्पाद पर MRP से क्या अभिप्राय है? हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर MRP लिखा रहता है और उसके सामने उसका मूल्य लिखा रहता है। तो सबसे पहले हम MRP की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी उत्पाद पर MRP से क्या अभिप्राय है। ए कह रहा है मिनिमम रिटेल प्राइस यानी कि न्यूनतम फुटकर मूल्य, बी कह रहा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस अधिकतम फुटकर मूल्य। तो MRP का जो है अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस अधिकतम फुटकर मूल्य। तो राइट ऑप्शन इज द बी। 5 खाद्य समूह पद्धति है। ए ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज, बी कह रहा है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी, सी है प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज और डी कह रहा है खाद्यान्न, दालें, सब्जियां और फल। तो हम क्या किसी खाद्य समूह में प्रोटीन को पढ़ते हैं कि प्रोटीन एक प्रकार का खाद्य समूह है। ऊर्जा ऊर्जा तो हमें क्या है भोजन को करने के पश्चात मिलती है, उसी तरह वसा भी है, विटामिन और खनिज। बात करें बी की तो खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद इस प्रकार के खाद्य समूह को हम पढ़ते हैं। दालें एवं फलियां भी एक प्रकार का खाद्य समूह है, दूध एवं दूध उत्पादन भी, फल एवं सब्जियां और वसा और चीनी, ये 5 खाद्य समूह पद्धतियां हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा क्योंकि भोजन हमारा जो है पानी और हवा के बाद जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है, बी कह रहा है आधारी चयापचय, सी कह रहा है पाचन और डी कह रहा है आहारिकी। तो अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार यानी कि जो भोजन घुलने वाला नहीं है और एकदम गरिष्ठ आहार है, इन दोनों का जो है घुलनशील और जो है सरल आहार, सिंपल आहार में जो है रूपांतरण क्या कहलाता है? आधारी चयापचय मेटाबॉलिज्म कहलाता है। बात करें आधारी चयापचय मेटाबॉलिज्म की, तो शरीर में जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होने वाला चयापचय ही आधारी चयापचय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। राल क्या है? राल एक प्रकार का जो है रेजिन है, रेजिन, इसको रेजिन भी कहते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में गोंद भी कह सकते हैं। तो राल या रेजिन जो है गोंद जैसा एक हाइड्रोकार्बनिक द्रव है जो कहाँ से मिलता है? वृक्षों को छाल और लकड़ी से निकलता है।
बात करें रेजिन का, तो रेजिन का प्रयोग हम गोंद, लकड़ी की वर्निश, अगरबत्तियां बनाने में करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा? ए हो जाएगा। आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।